Hello students, how are you? Hope you all are doing fine. As promised and decided in the previous section, I'm ready here with my second video, that is second and concluding part of the Laburnum Top composed by Ted Hughes. Let's go through the lines and get its explanation. Rather to say, let's interpret together what the poet here wants to convey through last 6 lines. Let's begin with the lines now. Let's begin the line-wise explanation. And before we do so, let's revise the things we had read in the previous video. There was a tree as titled, it was of laburnum. It is a laburnum tree. What happens? A bird named goldfinch comes there, and the activities that began there we had read in the previous chapter, previous lesson, or you can even term it as in our previous video. Now let's go through the next 3 lines. Here the poet has called it, mark the word it has been used for the bird goldfinch, it as the engine of our family. Now you can ask, it might be arising in your mind why it has been termed or compared to the engine of the family. So let's derive 2 meanings here. Engine is a symbol of sound or noise making thing. Engine is also a symbol of leading thing, means that which leads something. So both meanings are quite relatable here. When she came, she fed her chicks, and when she came, there started a lot of sounds, activities. So both meanings can be related and can be interpreted here. In Hindi क्या हुआ है, इस बर्ड को, गोल्डफिंच को अपने परिवार का इंजन क्यों कहा जा रहा है? तो इंजन से हमारे दिमाग में 2 बातें इमेजिनेशन में आती है, हमारी कल्पना में 2 बातें आती हैं. इंजन मतलब कि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा चीज जो कि काफी शोर मचाती है, और दूसरा क्या कि जो लीड करता है. जैसे ट्रेन के सारे डब्बे यूजलेस हैं जब तक इंजन उसमें ना लगे, उसको खींचने वाला, उसको पुल करने वाला कोई इंजन ना हो. तो यहां भी गोल्डफिंच को क्या कहा गया है? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड. वो स्टोक करना मतलब 2 मीनिंग में इसको भी ले सकते हैं. फ्यूल ऐड करना, तो जब हम लोग भोजन डालते हैं, व्हेन वी गेट फूड, वो भी अपने आप को क्या ऐड करना होता है, फ्यूल ऐड करना ही होता है. और दूसरा कि अपने बच्चों को सहलाना. तो यू कैन टेक बोथ द मीनिंग्स हियर. सी स्टोक्स इट फुल, उसको पूरी तरह से फीड करवाती है, उनको सैचुएट करती है, और धीरे धीरे एक ब्रांच एंड के तरफ उड़ के बढ़ जाती है. नाउ मीन्स शी इज रेडी फॉर हर डिपार्चर. नाउ द पर्पस फॉर व्हाट शी हैड एंटर्ड इनटू द ब्रांचेस इज कंप्लीट नाउ, एंड नाउ शी इज मूविंग टुवर्ड्स द ब्रांच एंड टू फ्लाई अवे. यहां पर एक लाइन ध्यान से देखो, showing her bald face identity mask. This line is very much important from the examination point of view too, because you generally get a question from here. यहाँ पर क्या मीनिंग आपको डिराइव करना है? एक तो हम आम लोगों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, कि वो उसका एक क्या है, आइडेंटिटी मास्क है. जब वो पत्तियों के बीच से, वो भी येलो, पेड़ भी, पत्तियां, उसके फूल, चिड़िया, सब येलो, सिर्फ वो जो 1-2 स्ट्राइप्स है उसके चेहरे पर, ब्लैक स्ट्राइप्स, तो वो आपके लिए एक आइडेंटिटी की तरह है, कि ऐसा लगता है कि उसने क्या पहन रखा है, अपना आइडेंटिटी मास्क. बट दिस इज माई पर्सनल इंटरप्रिटेशन. परहैप्स इट इज ऑल्सो फॉर ट्यूटरिंग हर चिक्स so as to understand and identify her mother with this slow movement and slow arrival when she gradually and very slowly enters into the thickness and proceeds towards them. It is my personal interpretation. You may relate it or can give your own opinion there. Next,
Then with a delicate whistle chirrup whisperings. उसके बाद वहां 1-2 सेकंड के लिए रुक के जहां पर वो क्या करती है, अपना वो आइडेंटिटी बर्ड आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, वो धीरे से अब उड़ जाती है. एरे, एरे मीन्स पिक्यूलियर, अजीब सा. डेलिकेट, बिल्कुल सॉफ्ट. विसल चिरप विस्परिंग्स, हल्की सी आवाज के साथ, एक सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट वॉइस की चर्प के साथ वो उड़ जाती है. थोड़ा सा यहां भी रिलेट कर लेते हैं कि वाई दिस डेलिकेट साउंड इज यूज्ड. बिकॉज परहैप्स इज पार्टिंग अवे, अपने बच्चों से अब दूर जा रही है, थोड़ी देर उनके साथ थी, तो क्या था, पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो जॉयफुल था, हैप्पी था. और फिर से वो कहाँ की तरफ जा रही है, अपने रोजमर्रा के काम के लिए, फॉर फाइंडिंग फूड फॉर देम, व्हाटएवर. सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. और कहाँ के लिए बढ़ जाती है, कहाँ के लिए उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई सीमा ना हो, असीमित. यानी हियर यू कैन से टुवर्ड्स द लिमिटलेस स्काई, लिमिटलेस स्काई की तरफ वो बढ़ जाती है. तो ये तो ठीक है, बर्ड का आना, बर्ड का एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, अपने बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना और फिर चले जाना. बट द स्ट्राइकिंग पार्ट दैट द पोएट हैज रिटन इज द वेरी लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम. एंड व्हाट इज इट? रीड इट वेरी केयरफुली. And the laburnum subsides to empty. Means what happened again? The laburnum, which was silent in the beginning of the poem, becomes silent again at the last. So there is a similarity between the beginning and the end of this poem. You may even get questions from there also. What are the similarities between the beginning and the end of this poem? So far as poetic devices are concerned, we have discussed it in our previous classes and the previous video. You can even relate in these 6 lines also. Go through them and find out yourself, and in comment box do write what poetic devices you have found while going through the poem. Thank you for today. Meet in the next class with some